आज हम भारतीय सिनेमा के एक ऐसे स्तंभ की कहानी में उतर रहे हैं जिनकी पहचान किसी एक दौर या एक पीढ़ी तक ही सीमित नहीं है। अमिताभ बच्चन। बिल्कुल, शहंशाह। हमारे सामने ना उनके सफर के जो अहम पड़ाव है उनको समेटे हुए एक दिलचस्प विश्लेषण है। मतलब एक तरह का खाका जो ये समझने में मदद करता है कि आखिर वो इतने बड़े सांस्कृतिक प्रतीक कैसे बन गए। तो हमारा मकसद है इस यात्रा के मुख्य बिंदुओं को, उतार चढ़ावों को और उनके जो स्थायी प्रभाव है उनको समझना। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी की परतों को खोलना। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि अमिताभ बच्चन सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा है। भारतीय सिनेमा में वो एक सोच है, एक भावना है और बदलते भारत की कई पीढ़ियों के वो साक्षी भी रहे हैं। सही कहा। ये जो विश्लेषण है, ये हमें उनके जीवन की एक झलक तो देता ही है और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कैसे वो शुरुआती संघर्ष, फिर शिखर पर पहुंचना, फिर मुश्किलें और उसके बाद वो जबरदस्त वापसी, इन सब ने मिलकर इस विराट व्यक्तित्व को घड़ा है, बनाया है। तो कहानी की शुरुआत जैसा कि हम जानते हैं 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज है, वहाँ उनके जन्म से होती है। और परिवार भी मतलब बेहद प्रतिष्ठित। पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, वो तो हिंदी साहित्य के आकाश के एक चमकते सितारे थे। बिल्कुल, बहुत बड़े कवि। और माँ तेजी बच्चन जी, वो अपनी सामाजिक सक्रियता और गर्मजोशी के लिए जानी जाती थीं। हाँ, और इस साहित्यिक और सांस्कृतिक माहौल का असर उनकी शख्सियत पर जरूर पड़ा होगा। आप सोचिए ना, बचपन से ही कविताओं के बीच, भाषा की बारीकियों के बीच, कलात्मक बहसों के बीच रहना। हाँ बिल्कुल। शायद यहीं से उनकी वो बेमिसाल हिंदी, वो ठहराव भरी आवाज और संवादों पर वो पकड़ आई जो आगे चलकर उनकी पहचान बनी। सही कह रहे हैं। ये सिर्फ पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं थी, ये उनके व्यक्तित्व की एक तरह से नींव थी। हाँ, और इसी नींव पर खड़े होकर उन्होंने फिर फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। सफर शुरू हुआ 1969 में। ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म थी सात हिंदुस्तानी। हाँ, सात हिंदुस्तानी। हालांकि ये फिल्म शायद बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाई थी उस वक्त। नहीं कर पाई, पर इसने एक असाधारण करियर का आगाज तो कर ही दिया था। शुरुआत हो गई थी। हाँ, लेकिन जैसा कि अक्सर जिक्र होता है, जो असली तूफान आया वो था 1973 में। जी। प्रकाश मेहरा की जंजीर। जंजीर, हाँ। इसी फिल्म ने हिंदी सिनेमा को उसका सबसे यादगार किरदारों में से एक दिया, एंग्री यंग मैन। इंस्पेक्टर विजय खन्ना। हाँ, इंस्पेक्टर विजय खन्ना। वो उस दौर के जो रोमांटिक हीरो थे ना, उनकी छवि को एकदम तोड़ रहा था ये किरदार। बिल्कुल। और ये एंग्री यंग मैन का किरदार जो था, वो सिर्फ एक फिल्मी किरदार नहीं था, वो उस वक्त के हिंदुस्तान की नब्ज पकड़ रहा था। अच्छा, कैसे? देखिए, 70 के दशक था, देश में सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल थी, व्यवस्था से मोहभंग था, युवाओं में गुस्सा था। हाँ, ये तो था। बच्चन का किरदार पर्दे पर उसी दबी हुई आवाज को एक चीख बना रहा था। वो लाखों लोगों के अंदर जो असंतोष पल रहा था ना, उसका प्रतीक बन गया। मतलब एक पीढ़ी की भावनाओं का आईना। बिल्कुल सही, महज एक भूमिका नहीं थी वो। जंजीर ने दरवाजे खोले और फिर तो बच्चन साहब रुके ही नहीं। राइट। 70 और 80 का दशक वो उनके करियर का सुनहरा दौर माना जाता है। गोल्डन एरा। हाँ, एक के बाद एक ऐसी फिल्में आई जिन्होंने इतिहास रच दिया। 1975 की दीवार को ही ले लीजिए। दीवार। हाँ। यश चोपड़ा की फिल्म। हाँ, और वो दो भाइयों के बीच का टकराव आज भी उसकी गूंज सुनाई देती है। और दीवार का वो संवाद, मेरे पास माँ है। ओहो, आइकॉनिक। वो सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, वो तो भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा बन गया है। सही बात है। ये दिखाता है कि कैसे उनके किरदार आम लोगों की जिंदगी और उनकी सोच का हिस्सा बनते जा रहे थे। ये उनकी जबरदस्त कामयाबी का सबूत था। और उसी साल आए शोले। उसे कौन भूल सकता है भला। शोले तो खैर क्लासिक है, भारतीय सिनेमा की शायद सबसे बड़ी क्लासिक। जय का उनका वो थोड़ा संजीदा, थोड़ा शरारती किरदार दोस्ती की मिसाल बन गया। हाँ, जय और वीरू। फिर 1978 में डॉन आई। डॉन। जिसमें डबल रोल निभाकर उन्होंने एक्शन और स्टाइल का एक नया ही अंदाज पेश किया। हाँ, वो भी कमाल थी। डॉन ने ये भी दिखाया कि वे सिर्फ गंभीर या गुस्सैल किरदार ही नहीं, बल्कि बेहद स्टाइलिश और मनोरंजक भूमिकाएं भी उतनी ही आसानी से कर सकते हैं। सही कहा, उनकी रेंज दिखती है उसमें। हाँ, रेंज। और फिर मनमोहन देसाई की फिल्मों का जिक्र करना भी जरूरी है यहाँ। उन्होंने मनोरंजन का एक नया व्याकरण ही रच दिया था। बिल्कुल। अमर अकबर एंथनी 1977। हाँ, या फिर मुकद्दर का सिकंदर 1978।
इन जैसी फिल्मों ने मसाला सिनेमा को नई ऊंचाइयां दी। सिनेमा के बिल्कुल केंद्र में थे। एकदम सेंटर में। उनकी वो भारी आवाज, आंखों में वो गहराई और पर्दे पर उनकी जो मौजूदगी का जादू था, हाँ, प्रेजेंस। इन सब ने मिलकर उन्हें सिर्फ एक स्टार नहीं बनाया, बल्कि एक राष्ट्रीय प्रतीक बना दिया। उनकी लोकप्रियता अभूतपूर्व की, ऐसी जो शायद ही पहले किसी ने देखी हो। और ये सिर्फ अभिनय की बात नहीं थी, ये एक सांस्कृतिक घटना बन गई थी, एक फिनोमिनन। हाँ, सही। लोग उनके जैसे बाल रखने लगे थे, उनके जैसे कपड़े पहनने लगे थे, उनके बोलने के अंदाज की नकल करते थे। हर कोई? वे एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, मतलब हर रंग में ढल जाते थे। उन्हें सिर्फ एक स्टार कहना शायद कम होगा, वो सचमुच एक आइकॉन बन चुके थे, जैसा कि इस विश्लेषण में भी कहा गया है। हाँ, आइकॉन शब्द बिल्कुल सही है। उनकी फिल्मों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि भारतीय समाज पर भी गहरा असर डाला। लेकिन कहानी हमेशा सीधी नहीं चलती। हर कहानी में मोड़ आते हैं। जी। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान वो जानलेवा हादसा हुआ। हाँ, वो बहुत भयानक था। पूरा देश उनकी सलामती के लिए दुआ कर रहा था। वो मौत को मात देकर लौटे, लेकिन फिर 90 का दशक वो उनके लिए कई चुनौतियां लेकर आया। हाँ, वो दौर उनके लिए निजी और पेशेवर दोनों ही स्तरों पर मुश्किलों भरा था। एक तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी ही, और साथ ही उनकी कंपनी ABCL, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हाँ, ABCL को भारी वित्तीय घाटा हुआ। एक वक्त तो ऐसा लगा मानो उनका सुनहरा दौर शायद बीत चुका है। वो आर्थिक संकट में थे। ये भी दिखाता है कि फिल्म जगत कितना अप्रत्याशित है। यहाँ शिखर पर बैठे सितारे भी मतलब अर्श से फर्श पर आ सकते हैं। बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन यही उनकी असल शक्ति, उनकी दृढ़ता सामने आती है। इस मुश्किल दौर से उन्होंने एक ऐसी वापसी की जो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। हाँ, जबरदस्त वापसी। और इस वापसी का एक बड़ा जरिया बना टेलीविजन। साल 2000 में शुरू हुआ गेम शो कौन बनेगा करोड़पति, KBC। वो महज एक टीवी शो नहीं था, वो बच्चन के करियर में एक संजीवनी बूटी साबित हुआ। उसने न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति सुधारी, हाँ। बल्कि उन्हें सीधे भारत के हर घर की लिविंग रूम तक पहुंचा दिया। हाँ, घर घर में। एक पूरी नई पीढ़ी ने उन्हें जाना, लेकिन इस बार एंग्री यंग मैन के तौर पर नहीं, बल्कि एक शांत, ज्ञानी, भरोसेमंद और बेहद आकर्षक होस्ट के रूप में। हाँ। उनकी छवि पूरी तरह बदल गई। बिल्कुल बदल गई। ये एक मास्टर स्ट्रोक था जिससे उनकी प्रासंगिकता को, उनकी रेलेवेंस को नए सिरे से स्थापित किया। ये उनकी जबरदस्त वापसी की नींव बना। और बड़े पर्दे पर भी उनकी दूसरी पारी उतनी ही प्रभावशाली रही। मोहब्बतें 2000 में वो सख्त उसूलों वाले प्रिंसिपल नारायण शंकर के किरदार में नजर आए। हाँ, बिल्कुल अलग किरदार। फिर बागवान 2003 ने पारिवारिक रिश्तों की एक नई कहानी कही, वो भी बहुत चली। और फिर आई ब्लैक, पा, पीकू जैसी फिल्में, बेहतरीन फिल्में। इन फिल्मों ने दिखाया कि एक अभिनेता के तौर पर वो अभी भी शिखर पर हैं। कोई शक नहीं। इन बात की फिल्मों में उनके किरदारों का चुनाव बहुत सोचा समझा लगता है। एक परिपक्वता झलकती है उसमें। हाँ, मैच्योरिटी। उन्होंने लीक से हटकर भूमिकाएं चुनी, ऐसे किरदार निभाए जिनमें अभिनय की जबरदस्त संभावनाएं थीं। जैसे ब्लैक में। हाँ, ब्लैक में एक गूंगी बहरी लड़की के शिक्षक का वो मार्मिक किरदार, या पा में प्रोजेरिया, वो दुर्लभ बीमारी जिसमें बचपन में इंसान बूढ़ा दिखने लगता है, से पीड़ित बच्चे का वो चुनौतीपूर्ण रोल। बहुत मुश्किल रोल था वो। बहुत ज्यादा। या फिर पीकू में वो जिद्दी लेकिन प्यारे बंगाली पिता। हाँ, वो तो कमाल थे। ये सब उनकी अभिनय क्षमता की गहराई और विस्तार को दिखाते हैं। उनकी इस वापसी को वाकई अविश्वसनीय कहा जा सकता है। ये उनकी लगन और कभी हार न मानने वाले जज्बे का प्रमाण है। बिल्कुल, उनकी विरासत बहुत विशाल है, बहुआयामी है। जैसा कि बताया गया है, 200 से ज्यादा फिल्में उनके नाम हैं। 200 से ज्यादा? हाँ, उन्हें अनगिनत पुरस्कार मिले हैं, कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड्स, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के भी। और 2019 में भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी। ये आंकड़े और पुरस्कार निश्चित रूप से प्रभावशाली हैं, बहुत इंप्रेसिव हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन की विरासत सिर्फ इन तक सीमित नहीं है। नहीं, उन्हें एक भावना, एक जीवित किंवदंती कहना ज्यादा सही लगता है। और सबसे अहम बात यह है कि इतने दशकों बाद भी वो उतने ही प्रासंगिक हैं, रेलेवेंट हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज भी वो फिल्मों में सक्रिय हैं, विज्ञापन जगत का एक बड़ा नाम है, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं और नई पीढ़ी के निर्देशकों और कलाकारों के साथ काम कर रहे हैं। हाँ, और ये बात भी गौर करने लायक है कि 80 की उम्र पार करने के बाद भी
उनका काम करने का जज्बा, उनका अनुशासन, उनका समर्पण कायम है। ये अपने आप में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी यही निरंतरता, मतलब कंसिस्टेंसी, और समय के साथ खुद को बदलते रहने और फिर से गढ़ने की क्षमता, रीइन्वेंट करने की क्षमता, उन्हें सबसे अलग बनाती है। वे भारतीय सिनेमा और संस्कृति के एक ऐसे प्रतीक बन गए हैं जिनका प्रभाव समय की सीमाओं से परे है। वे सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक संस्था है। इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल सही। तो इस पूरी चर्चा में हमने देखा कि कैसे अमिताभ बच्चन का सफर इलाहाबाद की गलियों से शुरू होकर बॉलीवुड के शहंशाह बनने तक पहुंचा। हमने उनके एंग्री यंग मैन बनने, फिर स्टारडम के शिखर को छूने, 90s के दशक की मुश्किलों का सामना करने, वो उतार चढ़ा, और फिर केबीसी और यादगार किरदारों के साथ वो शानदार वापसी करने की कहानी को समझा। वे आज भी एक प्रेरणा है, एक आइकन है, और जैसा कि कहा गया, एक भावना है। उनकी पूरी यात्रा को जुनून, शक्ति और दृढ़ता की कहानी के रूप में देखा जा सकता है। पैशन, पावर, परसिवियरेंस, वे इन तीनों शब्दों का जीता जागता उदाहरण है। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल उठता है सोचने के लिए। क्या? 50 सालों से भी ज्यादा समय तक लोगों के दिलों पर और भारतीय सिनेमा पर ऐसा अटूट राज करने के पीछे का रहस्य क्या है? क्या सिर्फ जुनून, शक्ति और दृढ़ता ही काफी है, या कुछ और भी है? अच्छा सवाल है। उनकी इस निरंतर प्रासंगिकता और प्रेरणा देने की क्षमता के पीछे कौन सी ताकत काम करती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने और शायद उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है।